हेलो दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होता है। तो दो भागों में हम लोग बांटे हैं। एक पहले हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, एक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि फेज ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक ऑटोट्रॉफ्स में बांटा था, एक हेट्रोटॉपिक्स में। हेट्रोटॉपिक्स को हम लोग तीन भागों में बांटा था। पहला सेप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासाइटिक और तीसरा होलोजोइक। जो होलोजोइक था उसको हम लोग ने तीन भागों में बांटा था। पहला हर्बीवोरस, दूसरा कार्निवोरस, तीसरा ओमनीवोरस। तो इन सभी के विषयों में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुका है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ नीचे लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की प्रक्रिया। तो जो पोषण की प्रक्रिया है हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। एक जो प्लांट में होते हैं, पादप में होते हैं, दूसरा एनिमल, जंतुओं में होते हैं। तो प्लांट में अभी पढ़ेंगे, जंतुओं में कुछ टाइम बाद या कुछ लेक्चर बाद पढ़ेंगे। पहले जैसे ही प्लांट के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग जंतुओं के बारे में स्टडी करेंगे कि जंतुओं में कैसे प्रोसेस होता है। जनरली हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, और जंतुओं में सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है हम लोग के अमीबा का दिया है कि अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बात करें तो इन प्लांट पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो किसके थ्रू होती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पाई जाती है या उनके द्वारा होता है। इनमें क्या होता है, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी प्रक्रिया होती है, उनमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ को प्लांट यूज करके किस में चेंज कर देते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं या कार्बनिक पदार्थ में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर दिया है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको ये यूज करके किस में चेंज कर देते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ दिया है। तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसमें आएंगे हम लोग के CO2 और H2O। जनरली आते तो बहुत चीज़ें, लेकिन हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ यही दो चीज़ें हैं कि CO2 और H2O के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, कैसे निर्माण किया जाता है। इनका निर्माण करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं? हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो किस फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट के किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो इसमें यूज क्या होता है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके इसको किस में चेंज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं। अभी हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट के किस फॉर्म में, अगर कोई पूछ लिया तो किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में ये भोजन अपना बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के उत्पादन में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें एक केमिकल फार्मूला दिया है, केमिकल फार्मूला। तो यहाँ पर 6CO2 प्लस 12H2O रिएक्शन करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है? C6H12, C6O2 और 6H2O। ये जो है C6H12O6 ये क्या है? तो ग्लूकोज है। कोई पूछ लिया ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है, तो C6H12O6 इसका क्या है? केमिकल फार्मूला है। तो बात करें यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं और 12 कितना है? वाटर के अणु हैं। और बना कितना रहा है? एक ग्लूकोज बना रहा है और 6 ऑक्सीजन बना रहे हैं और 6 पानी बना रहे हैं। जो 6 है वो कार्बन के अणु बना रहे हैं। तो ये कैसे हम लोग जानेंगे कि ये बैलेंस कैसे हुआ? तो ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि कोई भी इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 दिया है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो कार्बन, सबसे पहले कार्बन को हम लोग नोट करते हैं। तो इस साइड वाला क्या होगा? हम लोग का रिएक्टेंट होता है और इस साइड की बात करें तो प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन बोलते हैं।
तो यहाँ पर है 6C, मतलब 6 कार्बन के अणु यहाँ पर पाए जाते हैं और केवल रिएक्टेंट की तरफ 6 कार्बन के अणु हैं। तो राइट हैंड साइड जाते हैं प्रोडक्ट के साइड, तो यहाँ पर भी क्या है 6 कार्बन के अणु हैं। तो मतलब जो भी कार्बन के अणु हैं वो 6 हैं, दोनों साइड हम लोग का क्या है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। नेक्स्ट की बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो 6 × 2 6 × 12 कितना हो 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 12, और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर एक और 12 हुआ, 12 कितना हो गया 24। और फिर लेफ्ट राइट हैंड साइड जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ, तो 12 O2 की बात हो रही है, तो 6 यहाँ पर है और 6 दूना 12, 6 × 2 कितना हो गया 12 यहाँ पर है, और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी 6 है। तो ये 6 और ये 12 और ये 6 कितना हुए 24 हो गए। तो जो ऑक्सीजन है वो कितना है 24 है, हम लोग को जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो बराबर है। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 12 × 2 = 14, 12 × 2 कितना हो गया 24 हो गया। फिर इस साइड हम लोग बात करते हैं जो हाइड्रोजन है यहाँ पर 12 है, ग्लूकोज में 12 है, और जो वाटर है यहाँ पर भी 12 है, तो 12 और 12 कितना हो गए 24 हो गए। तो क्या हुआ हाइड्रोजन के अणु भी क्या है बराबर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को किसी और परिभाषित तरह से परिभाषित किया जा सकता है, उसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं। कोई पूछ लिया कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ये जो था ऊपर का साइड वो हम लोग कोई पूछेगा केमिकल रिएक्शन से आप बताइए कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, तो ऊपर की ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन और ये केमिकल फार्मूला लिख देंगे, तो वो क्या होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। लेकिन एक ही लाइन में अगर हम लोग को बताना है तो द प्रोसेस इन विच यूज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस, क्या होता है प्रोड्यूस क्या करना होता है ग्लूकोज या सोर्स ऑफ एनर्जी, और ऑक्सीजन एंड वाटर किसके प्रेजेंट में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बात करिए ग्लूकोज की, यहाँ पर ग्लूकोज जो है एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों द्वारा ग्लूकोज के रूप में ऑक्सीजन और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो हाउ टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कैसे कंडक्ट होता है। तो इसके पहले हम लोग एक साइंटिस्ट की बात करें तो एक स्टेफन हेल्स थे, इन्होंने क्या एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्रियाकलाप किया तो इनके एक्सपेरिमेंट से क्या निकला था, इन्होंने बोला था कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में एयर है और सनलाइट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए एयर और सनलाइट सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है या नीडेड ऑफ इम्पॉर्टेंट, जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें आवश्यकताएं चीज़ें वो क्या है सनलाइट और एयर। अब एयर की बात किए थे तो एयर में क्या कौन सा एयर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात किए थे। तो आइए टॉपिक पर, हमारे पास यहाँ पर ग्रीन लीफ है, ग्रीन लीफ है, हरा पत्ता है। तो हरे पत्ते में क्या होता है प्लास्टिक पाया जाता है, लवक पाया जाता है। फिर अगर हम लोग प्लास्टिक में देखें तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। जो हरित लवक है उसमें एक ग्रीन, हरित लवक में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोफिल या क्लोरोफिल कह सकते हैं। इसके कारण क्लोरोफिल का कलर कैसा है, अगर पूछ लिया कि क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल का कलर ग्रीन कलर होता है। अब क्लोरोफिल का वर्क के बारे में देखें तो जो क्लोरोफिल होता है वो सन रे को क्या करता है ट्रैप करता है, सन रे को अवशोषित करता है या सूर्य की किरण को क्या करता है अवशोषित करता है। और किसको वो अवशोषण करता है तो नाइट्रोजन को करता है और कार्बन को करता है और हाइड्रोजन को करता है। और उसमें क्या होता है एक मॉलिक्यूल है CO2 उसको भी एब्जॉर्व करता है। तो यहाँ पर नहीं लिखा है तो ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित नहीं करता है, यहाँ पर लिखा है ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और वाटर को जड़ों से लेता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग
कोई भी प्रोसेस अभी होने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए उसे आवश्यकता क्या होती है, CO2 प्लस H2O की। अब इनकी ज़रूरत होती है। अब इनकी ज़रूरत कैसे पूरी होती है, पहला कि जो CO2 होता है वो हमारे क्या होता है, इन्वायरमेंट में पाया जाता है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे, जो पत्तियों में होता है उसमें टाइनी टाइनी पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये चीज़ हम लोग स्टोमेटा में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, जो छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा। तो इसके बाद वाला टॉपिक शायद हो सके हम लोग का, तो स्टोमेटा छिद्र ही होगा। तो जो टाइनी पोर्स होता है उसकी मदद से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन या गैसेस को क्या होता है, एक्सचेंज होता है। गैसेसों का क्या होता है, एक्सचेंज किया जाता है, किसमें, किसके थ्रू, टाइनी पोर्स के द्वारा। तो बात करते हैं CO2 की, तो वो हमारे इन्वायरमेंट में से लीफ में आ गया। जो भी भोजन बनता है, हमारे फूड बनता है प्लांट में, वो कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। कोई भी पूछ लिया कि किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं प्लांट में, तो किसको हम लोग बोलेंगे, लीफ को बोलेंगे, क्योंकि जो भी प्लांट में भोजन बनता है वो कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, पत्तियों में बनता है। तो बात करें यहाँ पर H2O, वाटर, तो वाटर जो है वो कैसे पत्तियों तक पहुँचता है, तो बात करते हैं, इसमें एक वेसल्स पाए जाते हैं जिसका नाम जाइलम होता है, जिसका नाम जाइलम होता है। इसको हिंदी में भी जाइलम बोलते हैं, लेकिन एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग दारू बोलते हैं। तो दारू के नाम से भी जाइलम को बोला जाता है। जाइलम क्या करता है, वो उनके रूट से क्या करता है, पानी को क्या करता है, सक करता है, चूसता है और ऊपर तक पहुंचाता है, पत्तियों तक, ताकि वो अपना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करे, जिससे उसको क्या हो, ग्लूकोज मिले, सोर्स ऑफ एनर्जी मिल सके। तो इनमें क्या होता है, अगर हम लोग जड़ों में देखें तो कभी जड़ देखना क्या होगा, रूट्स में एक छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, ऐसे करके हेयर्स बने होते हैं। वो क्या करते हैं, जो हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं किसको, पानी को। पानी के साथ साथ वो जितने भी सॉइल में मिनरल्स पाए जाते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों, किस फॉर्म में, किस लिए पूछ लिया, तो प्रोटीन के लिए, प्रोटीन युक्त के लिए वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो बात करते हैं CO2 और H2O। तो जैसे हम लोग के घर में खाना बनाने के लिए क्या होता, कोई भी आवश्यकताएं चीज़ें होती है, ऐसा तो है नहीं कि गैस पर हम लोग कुकर चढ़ा दिए, खाना बन गया, ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं, उसमें कुछ चीज़ हम लोग को डालना होता है। उसी प्रकार खाना बनाने के लिए क्या होता है, हम लोग को ज़रूरत होती है किसकी, CO2 और H2O की। लेकिन किसके प्रेजेंट में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में ही पाया जाता है, और सनलाइट को ये ट्रैप कर रहा है, कौन, क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी रसोई वाली सामान थी वो हम लोग को क्या होगी, मिल गई। तो उससे हम लोग क्या बनाते हैं, भोजन अपना बना लेते हैं। तो भोजन कैसे बनेगा, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अगर बात करें, अगर बोल दिया कि बैलेंस करिए, तो 6 यहाँ रहेगा, 6 CO2 हो जाएगा, 12 जगह नहीं है इसमें, तो 12 H2O हो जाएगा। और अभी बताया ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो यहाँ पर 6 O2 हो जाएंगे और यहाँ पर 6 H2O हो जाएंगे। तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। किसके प्रेजेंट में, क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंट में। तो इन दोनों के प्रेजेंट में क्या हुआ, हमारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पूरा हो गया। इससे हम लोग का क्या हुआ, भोजन तैयार हो गया। तो क्या हुआ, भोजन तो क्या हुआ, तैयार हो गया। कहाँ तैयार हुआ, लीफ में। लेकिन जैसे हम लोग के बॉडी में क्या होता है, भोजन हम लोग बनाकर खाते हैं, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है हम लोग के पेट में होता है। अब पेट से कैसे पहुंचता है, स्टमक में होता है। अमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। स्टमक को हम लोग क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। तो पेट से हम लोग को जो भी न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन सिस्टम से जो भी न्यूट्रिशन पदार्थ होते हैं, वो कैसे अलग अलग बॉडी में पहुँचते हैं, तो वेसल्स के थ्रू पहुँचते हैं। तो वैसे ही प्लांट में जो होता है, जो भी भोजन बनता है वो भी वेसल्स के थ्रू पहुँचता है। तो वो वेसल्स का नाम क्या है, कोई पूछ लिया कि फूड कौन ढोता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोएम बोलेंगे। कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को कौन परिवहन करता है, तो क्या बोलेंगे, फ्लोएम। और वाटर को कौन परिवहन करता है, तो जाइलम करता है। ठीक है, कोई भी पूछ लिया कि पानी को कौन ढोता है, तो जाइलम ढोता है, और भोजन को कौन ढोता है, तो फ्लोएम ढोता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें बात करें तो पहला पॉइंट है
लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता। जो प्रकाश की तीव्रता है लाइट इंटेंसिटी, तो इनमें क्या होता है, जब भी हम लोग का प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होता है उसमें अगर प्रकाश रे सन रे क्या होंगे, अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, कभी कभी कि बारिश के मौसम में क्या होता है, बादल छा जाता है, इससे क्या होता है, प्रकाश की रोशनी मिल नहीं पाती है, सूर्य की किरणें क्या होती है, मिल नहीं पाती है, तो उससे क्या होगा, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, किसके थ्रू, बादल घिरने के थ्रू। फिर बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 की सांद्रता की बात करते हैं। तो जो सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन, अगर हम लोग CO2, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में केमिकल फार्मूला एक बताया था कि CO2 प्लस H2O रिएक्ट का क्या बनता है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। यहाँ पर हम लोग की बात क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की सांद्रता की बात हो रही है। तो जब हम लोग का CO2 नहीं रहेगा, जब इंक्रीज होगा या जब भी इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट ये होते हैं उन्हीं से हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हम लोग का क्या है, CO2 है। तो CO2 जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी इंक्रीज करेगा। जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो मैक्सिमम कितने ppm में रहने चाहिए, तो 300-400 के बीच में ppm में रहने चाहिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से कर ले। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, टेम्परेचर, तापमान की। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करने के लिए जो टेम्परेचर पौधों को चाहिए वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे अधिक हो जाता है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वाटर, पानी की। तो पानी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करने में। क्यों, क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें H2O की मात्रा होती है, जो भी रिएक्टेंट हम लोग का होता है उसी से प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें क्या होता है, वाटर होता है। इसमें क्या होता है, जब वाटर होता है अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो सही मात्रा में मिलेगा, स्टोमेटा अपने से खुलेगा, बंद होगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन होगा। अगर बाय द वे कम हो गया, पानी कम ही हो गई, तो क्या होगा, जो स्टोमेटा के पोर होते हैं ओपनिंग और क्लोज होने का, वो कभी खुलेगा ही नहीं, क्योंकि जो प्लांट होते हैं उन्हें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए क्या होता है, पानी की ज़रूरत होती है। तो वो अपने अंदर ही स्टोर करके रखे होते हैं। क्यों रखे होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, भोजन बनाने की अति आवश्यक, क्योंकि उससे उन लोग को एनर्जी मिलती है। जब वो ट्रांसपीरेशन नहीं करेंगे, जलवाष्प नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी वातावरण में CO2 गैसेस हैं उसको भी नहीं आ पाएगा, उसको भी अंदर नहीं ले पाएंगे। तो जब CO2 की सांद्रता कम होगी तो फोटोसिंथेसिस भी प्रोसेस कम होगा। इसी में ये पॉइंट लिखा है, एज अ वाटर इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है, किसकी, लीड ऑफ प्रॉब्लम इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों हो रही है कमी, क्योंकि सीक्रेट ऑफ वाटर लीड टू द रिफ्यूअल स्टोमेटा ओपनिंग द रिटेन अमाउंट ऑफ वाटर दे हैव स्टोर इनसाइड, क्योंकि वो अपने अंदर क्या होता है, पानी को सुखा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, पॉल्यूशन, प्रदूषण। अब प्रदूषण की बात करें तो हमारे वातावरण में बहुत प्रदूषण हो रहा है, इस समय तो काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी प्लांट में लीफ में होता है, क्या होता है, टाइनी पोर्स, अभी हमने बताया कि टाइनी पोर्स पाए जाते हैं। तो टाइनी पोर्स का कहने का मतलब है कि बहुत छोटा, क्योंकि हमारे आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो जो चीज़ हमारे आँखों से नहीं दिखाई देता है, तो जनरली इसका बात करें तो वो काफ़ी छोटा होगा, काफ़ी सूक्ष्म पाया जाता होगा। तो जो भी पॉल्यूशन होते हैं, अगर ऑक्सीजन, वो भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और CO2 को ले रहे हैं। जब CO2 लेंगे तो उसमें क्या हो गया, प्रदूषण के कण होंगे। तो जो टाइनी पोर्स है उनमें क्या हो सकता है, छिद्र बंद होने के चांस हो सकते हैं। अगर छिद्र बंद हो गए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की कमी हो जाएगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की कमी होगी तो CO2 नहीं ले पाएगा। जब CO2 नहीं लेगा, लो हो जाएगा CO2, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में कमी हो जाएगी। तो ये भी एक क्या है, अफेक्टिंग फैक्टर हो गया फोटोसिंथेसिस का, प्रदूषण का। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, स्टोमेटा।
इसको हिंदी में बोला जाता है रंध्र। रंध्र के बारे में बात करते हैं तो जो भी पत्तों में टाइनी पोर्स पाया जाता है, टाइनी पोर्स जो भी पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा पोर्स कहते हैं। अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसको एब्जॉर्ब करता है, सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड फंक्शन की बात करें तो वो वाटर को वेपराइजेशन करते हैं या इवेपोरेट करते हैं, या एक और भाषा में कहें तो ट्रांसपिरेट करते हैं, जलवाष्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं। पत्तों द्वारा क्या होता है, CO2 को वो तो लेते हैं लेकिन रिलीज क्या करते हैं, उसके बदले में रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ताकि हम लोग क्या हो, जिंदा रह सके। अब इसमें क्या होगा, एक और पॉइंट हो सकता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ये करते हैं, CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ते हैं। अगर इन दोनों फिगरों के बात करें तो एक हम लोग का फिगर है ओपन स्टोमेटा और एक फिगर है क्लोज स्टोमेटा। इनमें हम देखें ओपन स्टोमेटा में क्या हो रहा है, ये छिद्र क्या हुआ है, खुला हुआ है, तो इससे क्या इस समय क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं। लेकिन क्लोज स्टोमेटा की बात करें तो इस समय जो टाइनी पोर्स है वो बंद है। इसमें कुछ पॉइंट दिया है, इनर थिक वॉल, ये क्या है, स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उसके बाहर का वॉल है, उसका झिल्ली है। नेक्स्ट पॉइंट एपिडर्मिस सेल, जो भी स्टोमेटा होता है उसके बाहरी जो कवक होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिडर्मिस सेल बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बता ही चुके हैं, जो भी क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। एक और पॉइंट है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें दो थिंग पाए जाते हैं, एक होता है ग्रेना, एक होता है स्ट्रोमा। जो ग्रेना होता है वो प्रकाश के, सूर्य की किरणें जब उपस्थित होते हैं तब वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करते हैं काफ़ी। लेकिन स्ट्रोमा में एक खास बात होती है, वो कभी हमेशा डार्क रिएक्शन में सहायता करता है। मतलब कहने का है कि जब भी सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती तो स्ट्रोमा वहाँ पर वर्क करता है एज अ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। कैसे करता है ये रिएक्शन, अब कैसे करता है ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि जैसे एक ब्लैक मैन थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उस जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने देखा सूक्ष्मदर्शी से कि इसको एक और नाम से भी बोला जाता है कि कैल्विन रिएक्शन। अगर पूछ लिया कि कैल्विन रिएक्शन किसको बोला जाता है तो डार्क रिएक्शन या जिसमें स्टोमा भाग लेता है, डार्क रिएक्शन को ही कैल्विन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि उसमें स्टोमा भाग लेता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के अनुपस्थिति में ये रिएक्शन पाया जाता है। और इसमें बात करें तो आउटर सेल जो स्टोमेटा होता है उसका आउटर सेल क्या कहलाता है, आउटर वॉल होता है स्टोमेटा का, रंध्र का वो आउटर पार्ट। वैक्यूल्स की बात करें तो वो खाली जगह होता है, उसमें स्टोर किया जाता है। गार्ड सेल की बात करें तो जो स्टोमेटा है उसका क्या करता है, वो सुरक्षा करता है, रक्षा करता है अन्य चीज़ों से। और इसमें न्यूक्लियस की बात करें केंद्रक का, तो केंद्रक क्या कहता है, किसी भी सेल लिविंग थिंग में, लिविंग थिंग बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। अब क्लोज स्टोमेटा जो क्लोज होता है वही चीज़ सभी में दिया है, लेकिन बस एक फिगर में दिखा रहा है स्टोमेटा खुला हुआ है और एक फिगर में दिखा रहा है स्टोमेटा बंद है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कभी कभी हमने देखा है कि प्लांट में फल लगते हैं, फूल लगते हैं और बहुत सारे चीज़ क्या होते हैं, उनको प्रोटीन मिलता है, उनके छाल निकल जाते हैं। तो इन सब के कारण क्या होता है, जो हम लोग जैसे हम लोग की बॉडी में एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोग की बॉडी में क्या होता है, हम लोग फूड लेते हैं, भोजन को खाते हैं, तो उससे हम लोग को क्या होती है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेकिन जो फैट होता है वो अगर हम लोग अधिक हो जाए तो बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है उसी फॉर्म में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस फैट को रीयूज भी कर सकते हैं। लेकिन प्लांट में अगर देखें तो उनमें जो ग्लूकोज बनता है उसको भी स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च के रूप में। लेकिन जो वो स्टोर करते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद के लिए स्टोर नहीं करते, वो दूसरों के लिए स्टोर किया जाता है। वो जैसे फल के रूप में हम लोग को मिलता है, फूल के रूप में मिलता है, तना के रूप में मिलता है, तो इन सभी के रूप में देखा जाए। जैसे एक एग्जाम्पल लेके देखे समझते हैं हम लोग। सपोज करते हैं हम लोग, सपोज कर लिया कि जो प्लांट है उसको 2 kg क्या होना चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से क्या हो रहा है, उसके पास ग्लूकोज बन रहा है, तो प्लांट को कितना चाहिए हम लोग को, 2 kg। लेकिन जो प्लांट है काफ़ी बड़ा प्लांट होगा तो उसमें क्या हो रहा है, मान लेते हैं 5 kg बना लिया। प्रोड्यूस कितना किया, 5 kg प्रोड्यूस कर दिया उसने। अब
यूज कितना किया, 2 kg उसने यूज कर लिया, लेकिन 3 kg तो उसका बच गया, एक्स्ट्रा उसका कितना बचा, एक्स्ट्रा 3 kg एक्स्ट्रा बच गया। अब जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, ये जो 3 kg इसका बचा हुआ है, वो स्टोर किस फॉर्म में करता है, तो लिख लेंगे स्टोर इन स्टार्च। स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। स्टार्च को देखो कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, किसी बुक में कार्बोहाइड्रेट भी लिखा होगा, तो स्टार्च को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। और किस फॉर्म में दिखता है हम लोग को, या किस फॉर्म में होता है वो, फल फूल तना इस सब के रूप में वो स्टोर होता है। इसमें एक और पॉइंट है, अगर एग्जाम में पूछ लिया कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है या पूरक बिंदु क्या होता है, कंपनसेशन पॉइंट या पूरक बिंदु क्या होता है। तो पूरक बिंदु अगर पूछ लिया, तो पूरक बिंदु अगर एक लाइन में हम बोले, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस। अगर ये हम लोग का श्वसन फोटोसिंथेसिस के बराबर हो गया तो वो हम लोग का क्या होगा, कंपनसेशन पॉइंट हो जाएगा। तो द प्रोसेस इन विच द रेस्पिरेशन रेट आर इक्वल टू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है, जब समुद्र में अगर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि ये पूरक पॉइंट कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है, तो एग्जाम्पल देखें, मान लेते हैं ये समुद्र है, यहाँ पर समुद्र की लेयर है। क्या होगा, जब प्रकाश की रे आती है, तो जब भी प्रकाश की रे आएंगी तो ये समुद्र में क्या होंगी, धीरे धीरे जाएंगी। जब भी कोई रे, जब हम लोग लाइट एंड रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो जब भी क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, या रेयर से बोले कि डेंसर में जाता है, सरल से विरल में जाता है, तो क्या होता है, लाइट ऑफ रे का क्या हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाता है। तो क्या होगा, जब भी वायु से, एयर से, जब भी वो कहाँ जाएगा, वाटर में, पानी में जाएगा, तो क्या होगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी कम होने के बाद क्या होगा, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। एक समय आएगा कि जो भी समुद्र के तल पर जो भी प्लांट होते हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, क्या उनका वो लिविंग थिंग नहीं होते हैं, होते हैं। क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, करते हैं। तो करते हैं तो कैसे करते हैं, स्ट्रोमा की मदद से करते हैं, जहाँ अभी हम बताए हैं कि कैसे स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन, कैल्विन रिएक्शन उसी को बोला जाता है, क्योंकि वो सूर्य की उपस्थिति में नहीं करते हैं। एक समय आएगा कि फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे हम लोग ऊपर देखें तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, रेस्पिरेशन के बराबर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक समय आएगा अगर नीचे देखें तो रेस्पिरेशन जो होगा एकदम कम होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होगा, एकदम कम होगा। लेकिन बीच में कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ रेस्पिरेशन क्या होगा, बराबर होगा फोटोसिंथेसिस के, तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा, पूरक पॉइंट। आज हम लोग का प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो गया। पौधों में कैसे पोषण मिलता है, ये टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन कैसे होता है, कैसे पाया जाता है, और न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में भी हम लोग देखेंगे। काफ़ी अच्छे से उसके बारे में देखेंगे कि कैसे अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, कैसे उसको इंजेक्शन बाहर निकालता है। फिर उसमें बात करेंगे हम लोग में कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू पोषण मिलता है, उनके बारे में देखेंगे। और कुछ एनिमेटेड वीडियो के बारे में देखेंगे कि कैसे होता है, उनके बारे में हम लोग बताएंगे कि कैसे किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।